રાજકોટ ખાતે ભાજપના યુવા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ તેજસ્વી સૂર્યા પત્રકાર પરિષદ યોજી રહ્યા છે। સીરાજીએ ત્યાં आज हम सब लोग पधारे हैं। मैं आप सबको फिर एक बार इस पत्रकार वार्ता में आने के लिए और हम सब के आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं आप सभी पत्रकार बंधु मित्र को धन्यवाद व्यक्त करता हूं। नमस्कार। तेजस्वी जी, आप बता रहे हैं कि आप गुजरात के युवाओं को कहेंगे कि रेवड़ी पॉलिटिक्स को एक इंच भी नहीं देंगे, पर गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू है। इट्स अक्रॉस इंडिया। आपकी पार्टी उसको किस तरह से देखती है? हाउ डज इट प्रपोज टू एड्रेस? और एक बात यह है कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स आ नहीं रहे, सो सब प्रॉक्सी स्टेट्स आर अवेलेबल, सो ये तय नहीं हो पा रहा है कि एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है कितना। देखिए, भारत युवा देश है और इतने बड़े आबादी के युवा देश में युवाओं को रोजगार प्रदान करना किसी सरकार के लिए एक चैलेंज होता है। परंतु पिछले 8 साल में मोदी जी के सरकार और यहां भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में हर युवा को मौका और अवसर प्रदान करने के लिए लगातार कार्यक्रम, योजना, परियोजना शुरू हुआ है। If India is growing at 13%, this economic growth cannot happen without creation of jobs. If new investment is coming to India, whether it is domestic or foreign, you cannot say that the new investment will not translate into jobs. If India has created 100 new unicorns for the first time ever, you cannot say that young of India are not getting employed in these unicorns. If India today is building roads, highways, railways at the fastest pace in its history, you cannot say that young people are not being employed in construction of these activities. If today more number of people are flying in aircrafts for the first time through the Udan scheme, if the disposable income of people has risen in the last so many years, you cannot say that this has happened without creation of jobs. The EPFO data published regularly indicates a great number of addition of young people in the job markets. All of these are an indicator that India is a burgeoning economy. India is a fast growing economy, and naturally a fast growing economy will give opportunities of employment, opportunities of prosperity to young people. साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि मोदी जी आने के बाद गुजरात में जो कल्चर था, एंटरप्रेन्योर कल्चर जो था, वो आज पूरे देश में ये फैल चुका है। आज बिहार में भी, ओडिशा में भी, उत्तर प्रदेश में भी एक एंटरप्रेन्योरल रेवोल्यूशन पूरे देश में हो रहा है। मुद्रा योजना हो, स्टैंड अप योजना हो, स्टार्टअप योजना हो, इन सभी परियोजना के अंतर्गत लाखों करोड़ों युवा अपने पैर पे पहली बार खड़े हो रहा है। So today there is not only job creation in the formal job market, but there is also creation of immense opportunities through entrepreneurship and business opportunities among the young people. एंड मैं ये मानता हूं कि जो आने वाले 25 साल हैं, ये 25 साल भारत के लिए और विशेष रूप में भारत के युवा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 25 साल है। ये 25 साल में भारत के युवा भारत को दुनिया के अत्यंत मजबूत देश बनाएगा, और ये अत्यंत मजबूत देश में भारत के युवा साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, बिजनेस हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो, हर क्षेत्र में
दुनिया को नेतृत्व करने वाले क्षमता भारत के युवा आने वाले 25 साल में ये करेगा। चुनाव में आप कह रहे रेवड़ी कल्चर, तो मिस्टर केजरीवाल हैज constantly been hitting back saying that BJP is wasting the taxpayers' money on writing of debts of corporate houses. Doesn't it stick with the BJP? वो कहते हैं कि 10 लाख करोड़ माफ कर दिए उद्योगपतियों। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के जो पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स विदाउट क्रेडिबिलिटी है, ये पॉलिटिक्स विदाउट इंटेग्रिटी है। देश के सबसे बड़ा यू टर्न वाले जो नेता है वो अरविंद केजरीवाल है। उनका पॉलिटिक्स भी ऑड इवन जैसा ही चलता है। सो अरविंद केजरीवाल जी के ये जो बयाने हैं, इन बयानों को गुजरात के युवा और देश के युवा सीरियसली नहीं लेते हैं। उनके जो गवर्नेंस का ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ट्रैक रिकॉर्ड को हर दिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूरे देश को जाहिर कर रहे हैं। हिज क्लेम ऑफ गुड स्कूल्स इज बस्टेड, हिज क्लेम्स ऑफ गुड मोहल्ला क्लिनिक्स इज बस्टेड, his claim of clean politics died long ago, and the last nail in the coffin of his clean politics was when the CBI reached Manish Sisodia's house and tapped him for his involvement in the liquor scam. Gujarat जैसे प्रदेश में, where in the last 27 years we have seen clean governance, accountable governance, transparent governance, governance which has produced progress and prosperity for the weakest and the poorest in the state. The young of Gujarat do not want to cede even an inch of land, an inch of political space for the रेवड़ी politics of Arvind Kejriwal. इस चुनाव में महंगाई का मुद्दा कैसा असर करेगा? सर देखिए, महंगाई एक इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में हम देखना जरूरी है। जनता बहुत तीक्ष्ण मती है, जनता बहुत स्पष्ट रूप से ये जानते हैं कि पूरे देश में, पूरे दुनिया में कोविड के बाद और यूक्रेन रशिया के बाद, रशिया वॉर के बाद ये जो इकोनॉमिक माहौल सृष्टि हो गया, इसका असर भारत से अधिक जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें भी बहुत असर पड़ चुका है। તો તેજસ્વી સૂર્યા દ્વારા રાજકોટ ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી હતી। ભવ્ય રેલી, ભવ્ય સ્વાગત બાદ આ પત્રકાર પરિષદ યોજવામાં આવી। અરવિંદ કેજરીવાલ પર પણ તેમના દ્વારા આકરા પ્રહારો કરવામાં આવ્યા। તેમના દ્વારા કહેવામાં આવ્યું કે અરવિંદ કેજરીવાલનું પોલિટિક્સ છે, તેમની જે ગેરંટીઓ છે, વાયદાઓ છે, તે ના ગુજરાતના યુવાનો તેને સિરિયસલી લે છે, ના ભારતના યુવાનો લે છે। ત્યારે આગળ તેમણે યુવાનો ઉપર ઘણા મહત્વના નિવેદનો પણ આપ્યા છે અને આ સાથે જ યુવાનો निर्णय કર્યો છે કે ગુજરાતમાં ફરી ભાજપની જીત થશે તેવું પણ તેમના દ્વારા નિવેદન આપવામાં આવ્યું છે। યુવાનો દ્વારા વિશેષમાં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। આ રેલી યોજવામાં આવી અને પોલિટિક્સમાં યુવાનોની ભૂમિકા, યુવાનોને કેટલો રસ લેવો જોઈએ, યુવાનો પોલિટિક્સ તરફ કેટલા આકર્ષક થઈ શકે તે અંગે તમામ જે તેમના દ્વારા નિવેદનો આપવામાં આવ્યા છે। ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી, જે અર્થતંત્ર છે એના પર પણ તેમના દ્વારા વિશેષ નિવેદનો આપવામાં આવ્યા છે।